कैपिटल एसेट बेचने से कैपिटल गेन आता है। पीरियड ऑफ होल्डिंग ज्यादा हो तो लॉन्ग टर्म बन जाता है। लॉन्ग टर्म के बनने से करते हैं इंडेक्सेशन हम, इंडेक्सेशन से हो जाता है हमारा गेन कम। बड़ी जल्दी बोल दिया, एक बार दोबारा से सुन लेते हैं, समझ नहीं आया क्या बोला। चलो दोबारा से प्ले करके देखते हैं। कैपिटल एसेट बेचने से कैपिटल गेन आता है। हाँ बस एक मिनट, पॉज। कैपिटल एसेट बेचने से, तो इसका मतलब ट्रांसफर, कैपिटल गेन आता है। ओके, सेल करने से, ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन आता है। आगे प्ले करके देखते हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग ज्यादा हो तो लॉन्ग टर्म बन जाता है। पीरियड ऑफ होल्डिंग ज़्यादा हो, ग्रेटर हो, किससे, कि लॉन्ग टर्म बन जाएगा। अच्छा, आगे प्ले करते हैं ज़रा। लॉन्ग टर्म के बनने से करते हैं इंडेक्सेशन हम, इंडेक्सेशन से हो जाता है हमारा गेन कम। अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया। लॉन्ग टर्म अगर बनता है तो आप इंडेक्सेशन कर सकते हैं, और इंडेक्सेशन से आपका जो कैपिटल गेन है वो कम हो जाता है। ओके, यानी ये चैप्टर में हमको समझने का है। भाई साहब को शुक्रिया कर देते हैं, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। हम अपनी क्लास शुरू करेंगे, और जो आपने रैप करा है कैपिटल गेन को, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक चीज़ का मतलब समझेंगे हम। कैपिटल एसेट क्या है, ट्रांसफ़र क्या है, कैपिटल गेन आता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है, ज़्यादा होने से लॉन्ग टर्म होता है, इंडेक्सेशन से कैपिटल गेन कम कैसे होता है। ये पूरा कर लेंगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस यही करना है, दैट्स इट। तो शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने ओपन कर लिया मैंने जो अभी तक हमने एनालिसिस करी है, और हमें यही जानना है कैपिटल एसेट क्या है, ट्रांसफ़र क्या होता है, कैपिटल गेन कैसे निकलता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग किसे बोलते हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग को ज़्यादा या कम कैसे नापते हैं, ज़्यादा होने पे लॉन्ग टर्म कैसे आता है, लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, और कैपिटल गेन इससे कम कैसे हो जाता है। तो इसका मतलब आपको एक आइडिया मिल गया कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं वापस से अपन, और नोट से जो है हम सारी चीज़ें पढ़नी स्टार्ट करते हैं। आइडिया तो आपको लग ही चुका है, यहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। बट ये स्टार्ट करने से ही पहले दोस्तों कई इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बता देना चाहता हूँ। अभी हाल ही में जो है नवंबर 19 का एग्ज़ाम हुआ है। नवंबर 19 के टैक्सेशन का जो पेपर था, वो काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा है, मतलब मेरे अपने स्टूडेंट्स ने तो नहीं कहा, बट बाकी जो और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने और जगह से भी क्लासेस ली है, और जगह से भी पढ़ा है, या फ्री वीडियो से पढ़ा है, जो भी है वटेवर, कई जगह से ऐसा रिव्यू आया है कि टैक्सेशन का जो पेपर था काफ़ी डिफ़िकल्ट आया, स्पेशली इनकम टैक्सेशन बहुत डिफ़िकल्ट आया था, ऐसा सुनने में आया है नवंबर 19 का एग्ज़ाम। हालांकि एक स्टूडेंट ने कहा कि मुझे तो बहुत ईजी लगा टैक्सेशन का, स्पेसिफिकली इनकम टैक्सेशन। मैं तो बहुत आश्चर्य हो गया कि यार ये कैसे हो सकता है, जो सबसे मुश्किल आया था वो आपको इतना आसान लग गया। और मज़े की बात है कि मैं उससे रेगुलर टच में था, मतलब मैसेजेस वगैरह आते रहते थे कि भाई कितनी प्रिपरेशन हुई है, क्या पढ़ रहे हो, अभी होते रहता था डिस्कशन। और मुझे मालूम था कि करीब 1 मंथ पहले उसने पूरा अपना सब कुछ स्टडी कर लिया, और उसके बाद जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की रिवीजन स्टार्ट करी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मतलब आरटीपी के क्वेश्चन हो गए, स्कैनर हो गए, पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चन हो गए। दैट मीन्स कि क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। उससे आपके कॉन्सेप्ट खुल जाते हैं कि भाई मेरे को अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी डिस्कस करे हैं, और उसके साथ अपने हिसाब से आप और देख रहे हैं कि यार जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो मैं कितने कर सकता हूँ, राइट। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक्स फैक्टर है। मतलब ये आपको कोई घोल के पिला नहीं सकता है, ये आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। भले ही हम टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दें, बट देना तो आप ही को पड़ेगा टेस्ट। गलतियां आप ही को देखनी पड़ेगी, हाँ यार ये मेरी गलती हुई है, इसको सुधारना है। यानी दैट मीन्स जो ये प्रैक्टिस वाला पार्ट है ना, ये डिसाइड करता है स्टूडेंट पास होएगा, एग्जामिशन लाएगा, रैंक लाएगा, क्या लाएगा, वो यही डिसाइड करता है। स्टूडेंट्स को हम 3 कैटेगरी में जैसे बांट सकते हैं। भाई एक का लो लेवल है, बट लो लेवल वाले स्टूडेंट भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ प्रैक्टिस अच्छे से करता है, पास हो सकता है। मैंने देखा है 50% जिसके 12th में आए थे, 50-55%, उसे भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 क्लियर करते देखा है। हालांकि हाँ ठीक है, फाइनल क्लियर नहीं हुआ है, जो भी है ऐसे स्टूडेंट्स हैं, पर इंटरमीडिएट तो क्लियर हो गया। 50% 55% वाले बच्चे का भी डेडिकेशन के साथ पूरी क्लासेस अटेंड करी, और साथ में जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम की प्रैक्टिस करे। जो मीडियम लेवल वाले बंदे हैं
थोड़ा बहुत ठीक है, ओके 70-75% में आते हैं, समझ में आता है, हल्का सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, एग्जामिनेशन ला सकते हैं। और जो बिल्कुल ही ज़बरदस्त बच्चे हैं, स्कूल टाइम से बहुत इंटेलिजेंट बच्चे रहे हैं, हाई मार्क्स लाते हैं, 90 मार्क्स लाते हैं, 80 मार्क्स लाते हैं, हमेशा से लाते रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो उनके आ जाएंगे 90+। 90 भी नहीं है तो 80+ तो गारंटीड है, क्योंकि यार हो सकता है 10-12 नंबर का आपने कुछ गलत कर दिया हो तो फिर आपके 80+ तब भी आ जाएंगे। अगर ये हाई वाले स्टूडेंट मेहनत ना भी करें तो पास होना तो इनका तय है। क्लास अटेंड कर ली, कॉन्सेप्चुअल नोट्स कर लिए, पास तो हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता इन्हें, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता सर। मैंने देखे हैं जो बिना पढ़े गए हैं एग्जाम टाइम में, रिवीजन में, एग्जामिनेशन तक लेकर आई हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी क्लास में इतना अच्छे से पढ़ाई करी है, एक एक चीज़ उन्हें क्लियर है और वो इंटेलिजेंट भी हैं, चीज़ों को रिटेन कर पाते हैं। मीडियम वाले स्टूडेंट है, हल्का फुल्का मेहनत करी है, नोट्स वगैरह पढ़ें, कॉन्सेप्ट पढ़ें, ये भी लोग पास हो सकते हैं। पेपर ईजी आए पास हो जाएंगे, डिफिकल्ट आए थोड़ा डामाडोल हो जाएंगे, दिक्कत इनको होगी अगर ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। तीनों ही प्रैक्टिस करें, मेरा ये सजेशन है। काम मेरा क्या है, आपको स्टडी मटेरियल करवाना, सारे कॉन्सेप्ट्स करवाना, नोट्स दे देना, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करवा देना, MCQ टेस्ट सीरीज दे देना, आपके डाउट हैं तो डाउट को सॉल्व कर देना, ये मेरा काम है। अगर ये मैं काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब कि जो भी बच्चा ये सारी चीज़ें करके जाता है तो पास तो चलो हो जाएगा, बट अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कर लेते हैं तो वो आप श्योरिटी लगा लेंगे यार कि पेपर चाहे डिफिकल्ट आए कैसा भी आए पास तो मैं हो ही जाऊँगा फिर। समझ रहे ना? तो ये आपको एक्स फैक्टर अपने अंदर डेवलप करना है, वो करना ही चाहिए। अब चलिए एक एक चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं। ये आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल एसेट यदि ट्रांसफ़र होता है तो आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होता है, बट अगर आपने कम में ट्रांसफ़र कर दिया तो डेफिनेटली कैपिटल लॉस भी आ सकता है। इस बात से आप एग्री करते नहीं करते बताइए? ज़्यादा में बेचोगे गेन आएगा, कम में बेचोगे तो लॉस भी तो आ सकता है ना। कैपिटल एसेट क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन इसकी दे रखी है, सेक्शन 2 में डेफिनेशन का सेक्शन होता है, आपको पता है। तो सेक्शन 2(14) में दे रखी है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। जिस ईयर में ट्रांसफर करेंगे उस ईयर में टैक्सेबिलिटी आएगी, हालांकि इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी गिवन है जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे याद है आपको, प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, पर कुछ एक्सेप्शंस कर लिए कि भैया इन केसेस में प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल होती है। सिमिलरली जिस ईयर में ट्रांसफर होता है उस ईयर में ही कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है, टैक्सेबल होता है, बट कुछ इसकी एक्सेप्शंस हैं और वहां पर कैपिटल गेन किसी और ईयर में भी कैलकुलेट हो सकता है, ट्रांसफर वाले ईयर को छोड़कर। 2000 एक्सेप्शंस करेंगे, सेक्शन 45 की एक्सेप्शंस भी। कैपिटल गेन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैपिटल गेन को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है। आपको सेल में से कॉस्ट माइनस कर देनी है तो आपके पास गेन आ जाएगा, और अगर कॉस्ट ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, तो लॉस आ जाएगा। यही मेथड होता है, बस इसको लिखने का तरीका बदल दिया है आपके इनकम टैक्स एक्ट ने, और यहाँ पर लिख दिया है फुल वैल्यू कंसिडरेशन। आपकी बुक में जो है फुल वैल्यू कंसिडरेशन वर्ड दे दिया है। जो सेल है ना, उस सेल को फुल वैल्यू कंसिडरेशन नाम दे दिया, या आप ग्रॉस सेल्स कंसिडरेशन भी लिख सकते हैं, ग्रॉस सेल्स। उसमें से जो खर्चे हुए हैं ट्रांसफर करने के लिए, समझ रहे हैं आप, एक्सक्लूसिवली ट्रांसफर करने के लिए खर्चे हुए हैं, जो एक्सक्लूसिव वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिवली ट्रांसफर करने के लिए जो खर्चा हुआ है वो खर्चे आप माइनस कर सकते हैं। ट्रांसफर के मतलब कि आप बेच रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, या आप ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर की डेफिनेशन क्या होती है वो भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपका गेन या लॉस निकलेगा। वो ट्रांसफर करने के लिए जो खर्चे हैं वो आप माइनस कर सकते हैं, तो आपका नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। मतलब ग्रॉस सेल कंसिडरेशन में से खर्चे माइनस कर दिए ट्रांसफर के लिए, जो सिर्फ ट्रांसफर के लिए ही किए गए थे, एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रांसफर, तो आपका नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। इसमें से आप जो आपने कॉस्ट इनकर करी है वो भी, और अगर आपने खरीदने की जो कॉस्ट है, कैपिटल एसेट को एक्वायर करने की जो कॉस्ट है, उसके बाद उसमें कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इंप्रूवमेंट करवा दी है, तो उस खर्चे को भी आप माइनस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने एक घर बनाया, घर एक कैपिटल एसेट होता है, आप लोगों को स्टार्टिंग से मैं बताते चल रहा हूँ। तो घर आपने खरीदा 10 लाख रुपए का। यदि आपने इसमें एक फ्लोर और या बालकनी वगैरह और बना ली है 3 लाख रुपए खर्च करके, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गई, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। जब आप पूरे घर को बेचेंगे 20 लाख रुपए में, तो 20 लाख तो आपकी सेल्स है। यदि उसमें कोई खर्चा आपने किया है, कुछ ब्रोकरेज वगैरह दी है, ट्रांसफर करने के लिए कोई भी खर्चा है, तो माइनस कर लेंगे, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगी। उसमें से आप माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी। तो जब आप ये माइनस कर लेंगे तो आपके पास कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस निकल कर आ जाएगा। यही प्रोसीजर है, ये देख लीजिए आप यहाँ पे।
आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करी, अगर कुछ उसमें सब्सिक्वेंट खर्चा आपने किया है कैपिटल नेचर का, तो कैपिटल गेन लॉस आ गया। आपके कैपिटल गेन के चैप्टर में एग्जेम्पशंस भी दे रखी है, और वो एग्जेम्पशंस अगर एप्लीकेबल होगी तो आप एग्जेम्पशंस का बेनिफिट उठा सकते हैं। एग्जेम्पशंस के बाद वाला कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स होगा, कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स। यही प्रोसीजर है सर। हाँ जी, बस यही प्रोसीजर है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का प्रोसीजर था वैसे ही कैपिटल गेन का भी प्रोसीजर है। फुल प्रोसीजर हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये जो कैपिटल गेन है ये लॉन्ग टर्म, हमने सुना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, तो वो क्या चीज़ होती है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नाम तो सुना ही होगा आपने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में। दोस्तों, जब भी आप एसेट को एक्वायर करते हैं, कैपिटल एसेट को एक्वायर करते हैं, उसके बाद जितने समय तक आपने वो एसेट अपने पास रखा है, तो एक्वायर करने से लेकर जितने समय तक आप अपने पास एसेट को रखते हैं उसे बोलते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। जब आपके पास एसेट आया तब से लेकर जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस पीरियड को बोलते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। कितने समय तक आपने होल्ड करके रखा। यदि ये एक लिमिट से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म होता है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म होता है। सर, ये पीरियड कितना होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म हो, कितना होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म हो, वो नीचे लिखा है, यहाँ पे देखिएगा आप। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज़्यादा है, ईयर्स में नहीं लिखा हुआ, मंथ्स में लिखा है, वैसे देखा जाए तो 3 साल के बराबर होता है, पर यहाँ पे 36 मंथ्स लिखा है। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। ये डेफिनेशन सेक्शन 229A में लिखी है। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नहीं है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा, ये 242A में लिखा है। मतलब ये जनरली है 36 मंथ्स की जो कंडीशन लगाई है, जनरली सबके लिए ही फॉलो की जाती है, एक्सेप्ट फ्यू आइटम्स। ये कौन से आइटम है जरा बताएंगे? हाँ जी, बिल्कुल बताएंगे आपको। अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड एंड बिल्डिंग जो है, उस केस में जो है 36 मंथ्स की जगह पे 24 मंथ्स का पीरियड चेक होता है कि यदि आपने अनलिस्टेड शेयर्स, यदि आपने लैंड और बिल्डिंग जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, आपने अगर 2 साल के लिए भी यानी कि 24 मंथ्स के लिए भी अपने पास होल्ड कर ली, तो जैसे ही उससे एक दिन क्रॉस होएगा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होने की वजह से उस पर बहुत सारे और बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। अगर आपका लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, एक्सेप्ट यूनिट्स, यूनिट्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है, म्यूचुअल फंड में कैसे यूनिट्स मिलते हैं, शेयर्स जो है डायरेक्टली कंपनी से बाई किए जाते हैं। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज एक्सेप्ट यूनिट्स, या यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, या जीरो कूपन बॉन्ड, ये जो 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों के लिए जो है 12 महीने का पीरियड ही चेक होता है, ये देखने के लिए कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। राइट सर, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में हम क्लासीफाई कर क्यों रहे हैं? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्लासीफाई करने का सिंपल सा पर्पस ये है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होते हैं उसमें आपको 2 फायदे मिलते हैं, 2 बेनिफिट मिलते हैं आपको। कौन से 2 फायदे मिलते हैं सर? पहला फायदा कि जब यहां से आप सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो ये कॉस्ट मान लेते हैं कि आपने करी है 2002 में, आप सेल कर रहे हैं 2020 में, यानी 18 साल के बाद आप सेल कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो ये जो कॉस्ट है, अगर मैं इस कॉस्ट को प्रेजेंट कॉस्ट पर लाने की कोशिश करूं कि यार इतने समय में इन्फ्लेशन भी तो बढ़ गई होगी ना, इन्फ्लेशन की वजह से भी तो मेरी कॉस्ट बढ़ गई होगी। अगर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट ऐड करूं और बताऊं कि 2002 की कॉस्ट जो है वो 2020 में कितने की होगी, तो उसे मैं बोलता हूं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इस प्रेजेंट कॉस्ट पे लाने के बाद जब मैं सेल्स में से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करता हूं, तब मेरा जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आता है। जाहिर सी बात है कि हर साल जो है आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो यदि इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हम ले लेते हैं, वो कैसे लेते हैं आपको सिखाया जाएगा। अगर हम इन्फ्लेशन का इंपैक्ट ले लेते हैं तो 100 रुपये वाली जो चीज़ है वो मान लेते हैं 280 हो गई, तो 2.8 टाइम्स हो गई। तो जो आपने यहाँ पे परचेज किया था 100 रुपये का या 1000 रुपये का, वो कितना हो जाएगा? वो 2.8 टाइम्स हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ये कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी तो सेल्स प्राइस में से जब कॉस्ट ज़्यादा माइनस करोगे तो गेन आपका कम आएगा। ये हमने रैप में लिखा था। कैपिटल एसेट बेचने से कैपिटल गेन आता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग ज़्यादा हो तो लॉन्ग टर्म बन जाता है, लॉन्ग टर्म के बनने से करते हैं इंडेक्सेशन हम, इंडेक्सेशन से हो जाता है हमारा गेन कम। बात समझ में आ गई आपको?
ये पूरी प्रक्रिया है। लॉन्ग टर्म कैसे बनेगा, शॉर्ट टर्म कैसे बनेगा, वो यहाँ पे आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग से सिखा दिया कि जनरली 36 मंथ्स का पीरियड होता है, बट कुछ एसेट्स में जो है 24 महीने का और कुछ में है 12 महीने का पीरियड देखा जाता है। जब आपने एक्वायर करा, आपके पास एसेट आया, तब से लेकर जब आप उसे सेल करने वाले हैं, ट्रांसफर करने वाले हैं। तो अनलिस्टेड शेयर, लैंड बिल्डिंग जो है 24 महीने का पीरियड देखेंगे। लिस्टेड सिक्योरिटी एक्सेप्ट यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स के लिए अलग लाइन आइटम है। यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और जीरो कूपन बॉन्ड जो है 12 महीने का पीरियड देखेंगे। सर ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होते हैं? फंड का मतलब म्यूचुअल फंड। जो म्यूचुअल फंड जो हैं इक्विटी कैपिटल में ज़्यादा पैसा लगाते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में डेट इंस्ट्रूमेंट में बाय करते हैं, वो फिक्स डिपॉजिट में भी रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख सकते हैं, पर जो मैक्सिमम अपना पैसा जो है इक्विटी में लगाते हैं उसे इक्विटी ओरिएंटेड फंड बोलते हैं। तो आप डायरेक्टली सिक्योरिटीज में बाय ना भी करें, बट अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट्स भी लेते हैं तो भी 12 महीने का पीरियड लगेगा। और अगर आप जीरो कूपन बॉन्ड लेते हैं, जो कि एक बॉन्ड है, डिस्काउंट पर इशू होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ बॉन्ड इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस बट मैच्योर्ड एट पार। ये आपने बिजनेस स्टडीज में सीखा होगा, अकाउंटेंसी में 11-12 में जरूर सुना होगा इसका नाम, कि मान लेते हैं कि 800 रुपये में इशू किया और मैच्योरिटी होगी 1000 रुपये पर। तो इसका मतलब जब ये मैच्योर हो जाएगा तो आप इस बॉन्ड को छोड़ देंगे, बदले में आपको 1000 रुपये मिलेंगे। तो वो एक तरह से ट्रांसफर है। तब उसमें जो है कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है, क्योंकि ये भी एक तरह से कैपिटल एसेट तो है ही। तो 200 रुपये जो है वो गेन निकल कर आ जाएगा आपका। 800 का लिया, 1000 का मैच्योरिटी पे मिल रहा है पैसा। जीरो कूपन बॉन्ड में जो है इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए इसका नाम जीरो कूपन बॉन्ड होता है। जीरो लगा दिया, नो इंटरेस्ट, पर डिस्काउंट पे इशू हो गए, मैच्योरिटी पार पर होती है, वो आपका गेन आता है, लमसम आपको गेन मिलता है। कैपिटल गेन के चैप्टर में टैक्सेबल होता है। पहला बेनिफिट आपको समझ में आ गया कि भैया आपकी जो कॉस्ट बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन ऐड कर देंगे। इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कि हर साल यार इतनी कॉस्ट तो बढ़ी है, 5-6% जो भी है इन्फ्लेशन का रेट, वो आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे। उससे कॉस्ट बढ़ जाएगी। लॉन्ग टर्म के केस में कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका गेन कम आएगा। लॉन्ग टर्म रखने के लिए गवर्नमेंट आपको और भी बहुत सारी एग्जेम्पशंस देती है। यानी जो आपने यहां पर देखा ना, एग्जेम्पशंस मिल जाती है। एग्जेम्पशंस ये मोर देन 90%, 99% एग्जेम्पशन सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में मिलती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में मिलती है। शॉर्ट टर्म में आपको एग्जेम्पशन से नहीं दी गई है, बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि आप एसेट में परचेज करें तो उसमें इन्वेस्ट कर देर तक रखें, ना कि फटाफट गेन लॉस खेलते रहें। सर क्या ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट सब में मिलता है क्या? भाई सारे एसेट्स पर नहीं मिलता, इसकी अलग एक्सेप्शंस हैं। 4-5 आइटम हैं जिन्हें छोड़कर अगर कोई भी एसेट लॉन्ग टर्म होएगा तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। आप कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट से, और आपका जो है गेन कम आ जाएगा। यहां तक की बात आपको क्लियर है? तो मैं लास्ट चीज आपको बताने वाला हूं, एक इंपॉर्टेंट नोट डालकर, कि जब आप सिक्योरिटीज बेचते हैं, खरीदते हैं, तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा है। हालांकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है उसे माइनस करना अलाउ नहीं किया गया है वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन। यहाँ पे एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ट्रांसफर, इसमें ब्रोकरेज माइनस कर दो, किसी की कमीशन माइनस कर दो, ट्रांसफर करने के लिए दी गई है तो कोई और खर्चा लगा है तो माइनस कर दो। ट्रांसफर के लिए एक्सक्लूसिवली होना चाहिए, पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स माइनस करना अलाउ नहीं किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली पॉइंट डाल के लिखवा दिया। एक्ट ने मना किया है सर, मैं क्या कर सकता हूँ सर? मना किया है तो किया है। यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई तो चैप्टर का ओवरव्यू अच्छा खासा हो चुका है। अब कैपिटल एसेट क्या होते हैं, क्या नहीं होते, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बाद आपकी क्लास को कंप्लीट करेंगे। कैपिटल एसेट की दोस्तों डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में दे रखी है। ब्रैकेट में लिखा है, 2 के भीतर लिखा हुआ है, उसे क्लॉज बोलते हैं। वैसे तो सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज होता है, बट इसे क्लॉज बोलते हैं। कैपिटल एसेट का मतलब क्या है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन है। ओ माय गॉड, ये मेरा क्या है? ये कैपिटल एसेट हो गया। अच्छा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल आ गई, ये भी कैपिटल एसेट है। ओ माय गॉड। और जो भी यहाँ पे चीजें पड़ी हुई है सबका सब कैपिटल एसेट हो गया। एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस नहीं कर रहा तो भी, मतलब घर का पर्सनल एसेट, ये मेरी जो शर्ट है, ये टाई है, ये भी क्या हो गया? मेरा कैपिटल एसेट हो गया। अरे वाह 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 वाह, हर चीज कैपिटल एसेट है इसका मतलब। जी हाँ, हर चीज कैपिटल एसेट है। और साथ में कोई सिक्योरिटी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने होल्ड करी है, चाहे उनका काम खरीदने बेचने का हो, जो भी है, उसे भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया। ये बात भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में करवाई थी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी बाहर के इंडिविजुअल लोग नहीं, जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटीज बाय करते हैं, उनके लिए क्या रहेगा? उनके लिए जो है हमेशा ही माना जाएगा कि भैया ये कैपिटल एसेट उन्होंने परचेज करा है, बेचने पर कैपिटल गेन कैपिटल लॉस कैलकुलेट होगा। तो कैपिटल एसेट का मींस लिखा हुआ है यहाँ पे, आप डेफिनेशन देख सकते हैं, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है।
पर साथ में लिख दिया कैपिटल एसेट में ये नहीं आता है। अच्छा, कैपिटल एसेट में ये नहीं आता है सर, मतलब सब कुछ आता है पर ये नहीं आता जो नीचे लिख दिया है। और वो क्या चीज़ है? वो है आपका स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल। काहे सर, काहे? क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड को बेचने पर तो पीजीबीपी इनकम आती है ना। अगर हम बोलेंगे सारे एसेट जो हैं बेचने पर कैपिटल गेन ही आएगा, तो आप स्टॉक को बेचेंगे कैपिटल गेन आएगा। पर वो आप बिजनेस कर रहे हैं, खरीद के बेच रहे हैं या बनाकर बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके बेच रहे हैं, तो इसीलिए आपका स्टॉक इन ट्रेड और रॉ मटेरियल जो है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर हो गया। डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड एंड रॉ मटेरियल। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है। अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है वो भी जानना जरूरी है, और अगर आप उसको ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंजॉय करिए, जमा करा दीजिए पैसे यहां पर अपने, खरीद लीजिए इसको, बेच दीजिए, जो करना है कर लीजिए। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। गोल्ड नहीं देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बॉन्ड्स देती है जिसका प्राइस जो है गोल्ड के भाव से कम ज्यादा हो जाएगा। वो जो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करा है, उसे भी बोल दिया कि भैया ये जो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है इसे भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, तो ट्रांसफर पर कैपिटल गेन भी कैलकुलेट नहीं होएगा। सर ये फिर आपकी जो टाई है, ये जो आपका शर्ट है, ये सब भी क्या है? कैपिटल एसेट। ये माइक है, ये भी कैपिटल एसेट है। आंसर इज पर्सनल एसेट्स जो है, मूवेबल पर्सनल एसेट्स। मूवेबल का मतलब क्या है सर, पहले ये बताइए आप हमें। जिस चीज को ज्यों का त्यों उठाकर दूसरी जगह रखा जा सकता है बिना अल्टरेशन के, उसे बोलते हैं मूवेबल एसेट। इमूवेबल में जनरली दो ही चीजें आती है, लैंड, बिल्डिंग, पर कई बार ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको जमीन में गाड़ कर बनाया जाता है, वो भी एक तरह से इमूवेबल स्ट्रक्चर में काउंट होता है। मूवेबल का मतलब जिसको ज्यों का त्यों उठा के दूसरी जगह पे पटका जा सकता है। फर्नीचर है, आप पहनते हैं कपड़े अपने, अपैरल हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा हैं, वॉच हैं आपकी, कुछ भी आपका सामान है, चप्पल है, जूते हैं आपकी, टेबल वेबल कुर्सी वुर्सी है, सारा आपका जो घर में रखा सामान है वो कैपिटल एसेट है ही नहीं। वाओ, उसको बेचोगे कबाड़ी वाले को तो कोई पैसा आएगा, तो कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। अरे वाह, पता लग गया हमें। तो सर इसका मतलब मैं खूब सारी ज्वेलरी ले लेता हूँ, खूब सारे पैसे गहने कलेक्ट कर लेता हूँ, जब दाम बढ़ेगा तो बेच देंगे, टैक्स ही नहीं आएगा, कैपिटल गेन तो है ही नहीं, वो कैपिटल एसेट तो है ही नहीं। तो कहा भैया सारे पर्सनल एसेट जो आपके हैं मूवेबल, वो आपके क्या है? कैपिटल एसेट नहीं है। पर जो हाई वैल्यू कैपिटल एसेट है, हाई वैल्यू जो आपके मूवेबल एसेट्स हैं पर्सनल नेचर के, जैसे कि ज्वेलरी, गहने, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, पुराने टाइम की जो कलेक्शंस होती हैं, ड्राइंग, कोई कीमती पेंटिंग, स्कल्पचर या एनी वर्क ऑफ आर्ट। क्योंकि आर्ट की आपको नहीं पता आर्ट की कितनी कीमत हो जाती है। एक पेंटिंग बनी हुई है जिसकी करोड़ों में कीमत है, कोई म्यूजियम में कोई चीज पड़ी हुई है, करोड़ों की कीमत है। तो ये जो महंगे वाले आइटम है, भले ही आपके पर्सनल हो, आपके पुश्तैनी हो, पर ये कैपिटल एसेट है। आप इसकी नीलामी वगैरह करेंगे कोई पुश्तैनी चीज की, अपनी गोल्ड वगैरह की, बुलियन वगैरह की, कोई ईंट पड़ी हुई है गोल्ड की, सब का सब कैपिटल एसेट है। इसका मतलब दोबारा से अगर इस डेफिनेशन को देखें तो क्या है? कैपिटल एसेट सब कुछ है, सारी प्रॉपर्टी किसी भी काइंड की हो, बिजनेस के लिए हो ना हो, सब कैपिटल एसेट है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने सिक्योरिटी लिए, वो भी कैपिटल एसेट है। बट आपका कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, क्योंकि उस पर पीजीबीपी इनकम निकलती है, रॉ मटेरियल नहीं है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, गोल्ड डिपॉजिट जो आपके गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करें वो नहीं है, आपके पर्सनल मूवेबल आइटम्स नहीं है। पर जो महंगे वाले आइटम्स हैं आपके पर्सनल मूवेबल महंगे वाले आइटम्स, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सब आपके कैपिटल एसेट हैं। ये सब आपके कैपिटल एसेट हैं। सर एग्जाम्पल एक कर लेते हैं आज। मिस्टर एक्स रेजिडेंट परचेज्ड अ हाउस इन 2018 फॉर 50 लाख रुपीज। एग्जाम्पल बीच में आ गया, भैया कहां से घुसा दिया मालूम नहीं, अभी तो अपना डिस्कशन चल रहा था कैपिटल एसेट का, बीच में एग्जाम्पल आ गया। कोई बात नहीं, शायद मैंने उल्टा तो नहीं लगा दिया पेज, ऐसा लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। ही सोल्ड दी हाउस इन 2019, तो 18 में परचेज करा, 19 में बेचा, 60 लाख रुपीज का सेल कर दिया। 2018 में मिस्टर एक्स ने 5 लाख रुपए खर्च करे थे फॉर रिनोवेटिंग द हाउस, इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट खर्चा किया, ब्रोकरेज पे करी थी, परचेज के टाइम 1% और सेल के टाइम 1%। अरे वाह दोस्तों, आपको मालूम है जब ऐसा क्वेश्चन आता है चाहे अकाउंटेंसी में या फिर आपके यहां पर आ जाए, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है ना, उस ट्रांजैक्शन वैल्यू पर ये परसेंटेज कैलकुलेट होती है। अगर सेल पर ब्रोकरेज है तो सेल प्राइस पर होगी, परचेज पर ब्रोकरेज है परचेज प्राइस पे होगी। समझे आप ट्रिक को, समझ रहे हैं आप?
From the sale proceeds, Mr. X purchased another house property for 50 lakh rupees. Calculate the income from capital gain chargeable to income tax. खरीदा कितने में भाई बताया, 50 लाख में खरीदा, बेचा कितने में, 60 लाख, तो फुल वैल्यू कंसीडरेशन है 60 लाख रुपीज। एक्सपेंसेस आपने ट्रांसफर पर कितने करे, खरीदने पर नहीं, ट्रांसफर पर कितने करे, ट्रांसफर पर जो किए हैं वो 1% ब्रोकरेज दी है, तो 60 लाख का 1% होता है 60,000 रुपीज। तो मैंने माइनस कर दिया एक्सपेंसेस इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन ट्रांसफर। नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है 50 लाख रुपीस की है, मैंने 50 लाख में घर खरीदा 2018 में, और जो है मैंने रिनोवेशन के लिए 5 लाख और खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो मैंने जब कॉस्ट माइनस कर दी सेल में से, नेट सेल कंसीडरेशन में से, तो मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। शॉर्ट टर्म का है सर, 2018 में खरीदा, 2019 में बेचा, तो मेरे हिसाब से इसमें 24 महीने अभी नहीं हुए, 24 मंथ्स नहीं हुए, तो ये आपका शॉर्ट टर्म कहलाएगा। यहां पे देखा था ना पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 24 मंथ्स का पीरियड होना चाहिए, तब लॉन्ग टर्म कहलाएगा। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, इसके लिए इसको एग्जेम्पशन का बेनिफिट जो यहां दिया है वो नहीं मिलेगा, वो काट दिया मैंने, काट दिया, बेनिफिट नहीं मिलेगा एग्जेम्पशन का, क्योंकि एग्जेम्पशन का बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पर ही मिलता है, और हाउस प्रॉपर्टी के केस में तो हमेशा ही लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पर मिलता है। लॉन्ग टर्म तब होता है जब 24 महीने का पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका होगा। सब कुछ सही करा रहा हूं, गलत तो नहीं है कुछ? चलिए कैपिटल एसेट की डेफिनेशन अपन कंप्लीट करते हैं, आज की क्लास भी कंप्लीट करते हैं। तो कैपिटल एसेट में दोस्तों रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कैपिटल एसेट नहीं है, आपने सुना, पर ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड होता क्या है वो हम डिस्कस अभी करने वाले हैं। और जैसे ही आप लोग इसे डिस्कस करेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका एक अहम हिस्सा खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा एक अहम हिस्सा। मोटा मोटी तौर पे आपको लगेगा यार हाँ एक तरह से पूरा चैप्टर हो ही गया है, कैपिटल गेन का कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। एक बार बस पता लग जाए ट्रांसफर क्या होता है क्या नहीं होता है, थोड़ा बहुत पता लग जाए और कुछ ट्रिक्स वगैरह पता लग जाए, उसके बाद काम हो जाएगा, दैट्स इट। रूरल एग्रीकल्चर लैंड विच इज नॉट अर्बन लैंड, अच्छा, एंड विच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, अच्छा, अर्बन लैंड भी ना हो और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए भी यूज किया हो, उसे बोलते हैं रूरल एग्रीकल्चर लैंड, और इस पर कोई भी टैक्स नहीं है, यानी एग्रीकल्चरल इनकम पर भी टैक्स नहीं है और रूरल एग्रीकल्चर लैंड पर भी टैक्स नहीं है, बेचने पर भी टैक्स नहीं है। उससे आने वाली इनकम तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है एग्रीकल्चर लैंड से, चाहे कहीं पर भी हो, पर ये तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, इसको बेचने पर, ट्रांसफर करने पर भी जो पैसे आएंगे वो भी एग्जेम्प्ट है, मतलब टैक्स ही नहीं है उस पर। वो कैपिटल एसेट ही नहीं है ना सर, कैपिटल एसेट नहीं है तो कैसे कैपिटल गेन निकलेगा, निकलेगा ही नहीं। अर्बन लैंड, जो अर्बन लैंड नहीं वो रूरल लैंड है, बट अर्बन लैंड क्या होता है आपको देखना पड़ेगा। अर्बन लैंड दोस्तों ये होता है लैंड सिचुएटेड विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, जिस म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन जो है 10,000 से ज्यादा है, मतलब नहीं समझे, ऐसी म्यूनिसिपैलिटी जहां पर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, अगर उस म्यूनिसिपैलिटी के भीतर कोई लैंड है तो वो अर्बन लैंड कहलाएगा। अगर उस म्यूनिसिपैलिटी की जो पॉपुलेशन है 10,000 से ज्यादा नहीं है तो उसमें अगर उसके भीतर कोई लैंड होगा वो अर्बन लैंड नहीं कहलाएगा, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन हो गई इसका मतलब अर्बन हो गया, कम पॉपुलेशन है इसका मतलब रूरल हो गया। एक तरह से ये जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करी है जिस बेसिस पर इसको कैटेगराइज किया है। म्यूनिसिपैलिटी जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन देख सकते हैं, जो भी लेटेस्ट हुआ था 2011 में हुआ था शायद, तो उसके हिसाब से पॉपुलेशन देखी जा सकती है, और अगर लैंड उसके अंदर सिचुएटेड है तो दैट मीन्स इट इज अ अर्बन लैंड, इट इज एन अर्बन लैंड। या फिर और, एंड नहीं लिखा और लिखा हुआ है, लैंड सिचुएटेड विद इन 2 किलोमीटर्स या 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन, मतलब ऐसी म्यूनिसिपैलिटी जहां पर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है पर 1 लाख से एक्सीड नहीं करती है, उस म्यूनिसिपैलिटी के पास में 2 किलोमीटर भी अगर होगा लैंड तो वो भी अर्बन लैंड है। तो पहली चीज तो हो गई म्यूनिसिपैलिटी जहां 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है और उसके विद इन लैंड सिचुएटेड है। अब यहां पर मैं कहता हूं म्यूनिसिपैलिटी है जिसके अंदर जो लैंड है वो लैंड तो है पर म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा नहीं है, पर दूसरी म्यूनिसिपैलिटी पास में आती है, क्योंकि ऐसे ऐसे एरियाज बटे होते हैं ना, आपको मालूम होगा, नॉर्थ एरिया, साउथ एरिया, अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन बटी होती है, एरियाज बटे होते हैं, ये किस म्यूनिसिपैलिटी के हिस्से में आएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज, एरिया वाइज बटा होता है। तो अगर कोई म्यूनिसिपैलिटी की लोकल लिमिट जहां पर वो लिमिट खत्म हो रही है म्यूनिसिपैलिटी की, उसके 2 किलोमीटर के विद इन जो लैंड है
वो भी आपका अर्बन लैंड माना जाएगा, प्रोवाइडेड उस म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा हो, 1 लाख से एक्सीड नहीं करती हो। अगर उस म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से एक्सीड करती है, आसपास की म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन, और 10 लाख से एक्सीड नहीं करती, तो फिर आपको 6 किलोमीटर तक भी अगर आपका कोई लैंड होगा, 6 किलोमीटर तक भी, जैसे म्यूनिसिपैलिटी खत्म होती है उसके 6 किलोमीटर तक भी जो लैंड होगा वो भी अर्बन लैंड कहलाएगा, और 6 किलोमीटर के दूर अगर कोई लैंड होगा तो फिर वो रूरल लैंड ही कहलाएगा। हाँ जी, अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है म्यूनिसिपैलिटी की, तो उसके आसपास का जो 8 किलोमीटर तक का लैंड जो भी आ रहा होगा वो भी अर्बन लैंड कहलाएगा। इसके अंदर जो लैंड है वो तो अर्बन लैंड है ही, उसके 8 किलोमीटर तक जो लैंड है वो भी अर्बन लैंड कहलाएगा अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, और पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा, 1 लाख तक, 1 लाख से ज़्यादा 10 लाख तक, 10 लाख से ज़्यादा। सर ये डिस्टेंस जो है जो आप कह रहे हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटी यहाँ पर आ रही है मेरी, लेट्स से मान लेते हैं यहाँ म्यूनिसिपैलिटी आ रही है, आप कहते हैं मेरा लैंड तो यहाँ पर है, लैंड तो यहाँ पर है, बट आप कहते हैं यार देखो मैं पहले ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, ये देखो 10 किलोमीटर हो गया, तो इसका मतलब विद इन दी 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर नहीं है, आपने घुमा फिरा कर बोल दिया। इसीलिए जब भी आप डिस्टेंस नापेंगे तो ऐसे नापेंगे जो एरियल डिस्टेंस हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। जैसे चिड़िया उड़कर जाती है एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्टली, प्लेन जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, उस डिस्टेंस को आप नापेंगे कि भैया अगर ये यहाँ पर है और इसकी म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट यहाँ पर है, जो पास वाली लिमिट है, उससे अगर डायरेक्टली सीधा यहाँ पे जाना हो तो कितना डिस्टेंस पड़ रहा है। यानी कि संक्षेप में आप समझ गए, म्यूनिसिपैलिटी जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर जो लैंड है वो अर्बन लैंड होगा। म्यूनिसिपैलिटी जहाँ पर 10,000 से कम लोग रहते हैं या म्यूनिसिपैलिटी है ही नहीं उस एरिया में, वो जो लैंड होगा वो भी अर्बन लैंड हो सकता है अगर उसके आसपास की कोई और म्यूनिसिपैलिटी है जिसके विद इन 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर में ये आपका लैंड आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है इस म्यूनिसिपैलिटी की जुरिस्डिक्शन में। एरिया होते हैं ना, दिल्ली का एरिया है उसमें फिर अलग अलग रीजन बने हुए हैं, वैसे ही अलग अलग स्टेट में रीजन बने हुए हैं, अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज बनी हुई है। यहाँ तक की बात आपको रूरल एग्रीकल्चर लैंड की समझ में आ गई है कि अर्बन लैंड नहीं है तो रूरल लैंड होगा, और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होगा तो एग्रीकल्चर लैंड भी होगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे कैपिटल गेन नहीं निकलता, कैपिटल एसेट ही नहीं है वो। 2 कंडीशन आपको हमेशा देखनी है जब भी क्वेश्चन आएगा, कैपिटल एसेट है कि नहीं, उसके लिए डेफिनेशन आनी चाहिए, ट्रांसफर है कि नहीं। 2 कंडीशन मालूम हो गई तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। मेजॉरिटी केसेस में स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कैपिटल एसेट है या फिर ट्रांसफर है, तो फंस जाते हैं वहीं पे, इस क्वेश्चन में करें तो करें क्या। तो ये पता आपको होना चाहिए। ज्वेलरी इवन इफ पर्सनल इज अ कैपिटल एसेट, ये तो मुझे मालूम है। और ज्वेलरी में क्या आते हैं आपके ऑर्नामेंट्स भी आते हैं, गोल्ड के, सिल्वर के, प्लैटिनम के, या कोई प्रीशियस मेटल के, या किसी अलॉय के। अलॉय का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीशियस मेटल। 11th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में किया होगा, 10th में किया होगा। अलॉय 2 मेटल्स, 2 चीज़ों को मिलाकर बनाते हैं, उसे अलॉय बोलते हैं। प्रीशियस स्टोन्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ये सब भी आपके ज्वेलरी की डेफिनेशन में आता है। हालांकि देखा गया है कई जगह पे जो है घरों में जो है सिल्वर के यूटेंसिल्स होते हैं। सिल्वर यूटेंसिल्स, यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन, तो उन्हें यहाँ पे छूट दी गई है। वैसे अगर कोई गहना वगैरह है सिल्वर का तो डेफिनेटली कैपिटल एसेट है, पर सिल्वर के जो बर्तन है, गोल्ड के बर्तन है तो कैपिटल एसेट है, सिल्वर के बर्तन है वहाँ पे छूट दी गई है। अब बुक में लिखी है नहीं लिखी मालूम नहीं, मैंने आपको एक्स्ट्रा बात बता दी है। आप लिखना चाहे कॉपी में लिख सकते हैं। आज की क्लास में जो कैपिटल गेन है वो क्या, कैसे निकलता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म क्या होता है, एग्जेम्पशन मिलती है नहीं मिलती, इंडेक्सेशन क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैपिटल एसेट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली विद एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट क्लास में जो है आपको ट्रांसफर बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता, और ये बताने के बाद आपका ऑलमोस्ट जो है दोस्तों 50% सिलेबस, 50% ये जो आपका चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 50% केसेस में आपको बताएंगे कि जैसे यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रही है ये कैसे कैसे देखते हैं, कब लेते हैं ज़्यादा, कब कम लेते हैं। सेल कंसीडरेशन क्या, ऐसा हो सकता है कि आप बोले यार मैंने तो कम में ट्रांसफर किया, बट आपका एक्ट बोले कि हम तो मानेंगे ज़्यादा में ट्रांसफर किया है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी के केस में था ना नोशनल इनकम, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट। तो वो छोटी छोटी चीज़ें आती रहेगी। फिर एग्जेम्पशंस कौन कौन सी मिलती है वो आप सीख लेंगे, तो ये आपका बाकी का रिमेनिंग 50% बचेगा। अगर आपको टैक्सेशन में एग्जेम्पशन लानी है, हाईएस्ट मार्क्स भी लाने हैं, 80-90% लाने हैं, तो आपको रेगुलरली एक एक चीज़ें बारीकी से समझनी पड़ेगी, और एक एक कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट तो मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस, पर एक साथ में जो आएंगे ना क्वेश्चंस, उसमें कैपिटल गेन, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी सब एक साथ आ रहे हैं। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पर उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करना है आरटीपी के क्वेश्चंस, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, और कहीं से जो भी क्वेश्चन मिले आप बोलो मुझे ला कर दो क्वेश्चन, भाई दोस्तों को बोलो मुझे ला कर दो, मैं सॉल्व करूंगा, मैं सॉल्व करूंगी। वो प्रैक्टिस आपको करनी है।
यदि आप वो प्रैक्टिस करते हैं, पहले पूरा समझ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लेते हैं, अपने डाउट पूछ लेते हैं, स्टडी मटेरियल कर लेते हैं, उसके बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम से 1 महीना पहले आप और क्वेश्चंस भी करेंगे, तब जाकर आपका रिजल्ट जो है 100% पास रिजल्ट आएगा। सही बात बताइए भाई, देख लेते हैं अब कितने स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम यार मैं आपको क्या बताऊं यार, अभी जो मैं सोच रहा था ना वो बता देता हूं मैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स की दिक्कत क्या बताता हूं आपको। अब कई लोगों को जो है दर्द भी होगा, अब क्या कर सकते हैं यार, दर्द हो तो हो, बट जो रियलिटी है उसको यार छुपाया तो नहीं जा सकता। ये देखिए आप, मैक्सिमम स्टूडेंट, मैक्सिमम यानी मोर देन 50% स्टूडेंट्स, मालूम है बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं और बहुत जगह से पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है उनको मालूम? उनको ये दिक्कत है सर, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है, हम उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करते हैं स्टडी मटेरियल का, हमें समझ में आता है, पर जब हम एक साथ पूरा चैप्टर या डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर एक साथ देखते हैं तो हमें सब कुछ समझ में नहीं आता, हम गलत कर देते हैं। ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसका कारण क्या है सर, और ये कारण क्यों आया? भाई देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को तो एक काम है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट समझाना है, वो उनका काम होता है। एग्जाम्पल करवाने हैं, क्वेश्चंस वगैरह करवा देने, वो उनका काम है, तो उस हिसाब से कराते हैं कि कॉन्सेप्ट को ऐसा समझाया जाए कि बच्चे को लगे बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट बच्चे को लगा अरे इतना बच्चों वाला है तो ये थोड़ी ना पेपर में आएगा, उसका एग्जाम्पल करा दिया, उसके क्वेश्चंस करा दिए कोचिंग वालों ने। वो स्टडी मटेरियल भी नहीं कराते, मैं आपको फिर भी स्टडी मटेरियल करवा रहा हूँ, एसएम करवा रहा हूँ ना, जो बुक के क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ, वो एसएम भी नहीं करवाते हैं, वो अपने अपने क्वेश्चंस करवाते हैं इसके बाद। तो स्टूडेंट को लगता है सब कुछ तो ठीक है, वो कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस भी करवा देते हैं, उसी में लिखे होते हैं उनकी बुक में, ये एग्जाम में आया था चलो करवा देते हैं। तो उसी चैप्टर का क्वेश्चन होता है, 2-3 कॉन्सेप्ट मर्ज कर कोई क्वेश्चन बना होता है, टीचर करवाते हैं, उन्हें लगता है हाँ यार अभी तो हमने ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, हम कर लेंगे, इसको समझ में आ जाता है फिर भी। पर जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है, दूसरा चैप्टर खत्म हो जाता है, तीसरा हो जाता है, फिर एक साथ देखते हैं भैया एक चैप्टर का कुछ, दूसरे चैप्टर का कुछ, तीसरे का, सब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स में रिटेंशन पावर नहीं है। रिटेंशन पावर का मतलब याद करने की मेमोरी उतनी नहीं है। क्यों नहीं है सर? भाई सब में थोड़ी हो सकती है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। आप बचपन में पढ़ते थे, किसी के 50%, किसी के 90% आते थे, अब सीए में तो सब आ सकते हैं, चाहे 40% वाला हो, 60% वाला हो, 80%, 90% वाला हो, 95% वाला हो, सब आ सकते हैं, पर सबकी मेमोरी तो अलग अलग है ना। अब कोई जो है सिंसियरली जो है स्कूल में उसको अच्छे टीचर्स नहीं मिले या अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, पढ़ाकू था, मेहनत करने वाला बंदा था, बट उसे रिसोर्सेज नहीं मिले, वो यहाँ पर आकर फिर भी पास हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे उनके पास कोचिंग के रिसोर्सेज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स खुद पढ़ा रहे हैं, अपना एफर्ट लगा रहे हैं। पर जो यहाँ पर भी स्कूल की तरह समझ के आ गया भाई ठीक है, स्कूल में भी ऐसे पढ़ते थे, पेपर देते, पास होते थे, तो वैसे ही सीए भी बन जाएंगे। अब जो इंटेलिजेंट वाला है वो तो वैसे बन भी जाएगा, बहुत सारे बने हैं, क्योंकि वो पढ़ भी उसी लेवल का रहा है ना, जैसे स्कूल में पढ़ा था, मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करना, सब कुछ अच्छे से करना, कॉन्सेप्ट समझना, रट्टा भी करना है। कई बोलते हैं यार रट्टाफिकेशन क्यों है सीए कोर्स में, याद क्यों करना पड़ता है? गूगल कर सकते हैं तो याद क्यों करना है? लॉ है, लॉ में कोई प्रोविजन आया नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भूल गए हैं तो गूगल कर सकते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट उसमें याद करने का क्यों डाला हुआ है सर? तो यही तो फिर मैं डॉक्टर वालों को भी बोल देता हूँ ना सर, कोई बीमारी आई है, कोई चीज़ है, डॉक्टर भी कहेगा यार मैं गूगल कर लेता हूँ, उसे तो याद है सारे सिम्टम्स क्या क्या होने चाहिए, क्या बीमारी के संकेत हैं, क्या इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है, सब कुछ याद है, तभी तो वो डॉक्टर है, तो तभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। समझ रहे हो ना आप? क्लाइंट के पास गए, वहाँ पे कोई सवाल उठा, आपकी नॉलेज अपडेटेड है, आपको सब कुछ पता है, तुरंत आप एनालाइज कर पाओ आपके दिमाग में, वही तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। या कि वो कहेगा नहीं मैं गूगल करूँगा, तो फिर तो सभी सीए हैं, फिर दिक्कत क्या है? फिर तो बस गूगल उठाओ, हाँ जी ये क्वेरी है हम कर लेंगे, ये सॉल्व कर देंगे, फिर तो सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फिर पढ़ाई की जरूरत क्या है? देयरफॉर रिटेंशन पावर भी यहाँ पर चेक होती है, और होनी भी चाहिए, कि एक साथ में बंदा कितनी चीज़ें अपने अंदर एब्जॉर्व कर सकता है इकट्ठे। टैक्सेशन भी है, अकाउंट्स भी है, लॉ भी है, पेपर तो एक साथ होंगे ना, एक के बाद एक, तो वो पावर चेक होती है। और फाइनल तो और भी टफ है, यानी अगर आप कोर्स कर रहे हैं, नॉलेज पर्पस के लिए कर रहे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो बेनिफिट तो देगा, उसमें तो नो डाउट आपको कोई नुकसान होने वाला है। आप एक ग्रेजुएशन कर लेते हैं, साथ में आपने सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया है, आप ये सब पढ़ रहे हैं, एग्जाम भी देंगे और होपफुली क्लियर भी करेंगे, तो एक लेवल तो आप हो ही जाएंगे कि हाँ मुझे एक अच्छी खासी वर्किंग नॉलेज है, और वहाँ पे आप काम भी कर सकते हैं, चाहे टैक्सेशन का हो, ऑडिट का काम हो, चाहे किसी भी फील्ड का हो, अकाउंटेंसी में आप सीख कर कहीं और जाएं कुछ स्किल बेस करके, तो आप काम भी कर सकते हैं। सीए बनते हैं, बहुत अच्छी बात है, जिनमें कैपेबिलिटीज़ हैं बनेंगे ही, पर जिन स्टूडेंट्स में कैपेबिलिटीज़ उतनी भी नहीं है, फिर भी कोर्स में तो एडमिशन सभी ले सकते हैं, उन्हें भी डरने की बात नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे,
उनका कुछ लॉस नहीं होएगा इस कोर्स से। बस उन्हें नॉलेज अपनी अपडेट करनी है, अपग्रेड करनी है, कैपेसिटी को एक एवेलुएट करना है कि मैं कितना कर सकता हूँ, कितना नहीं कर सकता। पेपर के रिजल्ट को एवेलुएट करना है कि यार मेरे को नहीं समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, मैंने ट्राई किया नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से रूट चेंज करना पड़े तो करो। पर ये नॉलेज आपको ज़रूर हेल्प करेगी आने वाले टाइम में, चाहे वो टैक्सेशन की हो, चाहे जीएसटी की हो, अकाउंट्स की हो, लॉ की हो, कॉस्ट अकाउंटिंग की जो प्रिंसिपल्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल हैं, ऑडिटिंग की जो चीज़ें हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगी चीज़ें समझने में। पर जो रियलिटी मैंने आपको बता दी सर, रट्टाफिकेशन है तो है, डॉक्टर के लिए भी है ना, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं, तो सीए के लिए भी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी है, रट्टाफिकेशन भी, अपडेट भी रहना होता है, बहुत चीज़ें करनी होती है सीए बनने के बाद भी। क्या क्या काम करने होते हैं वो भी लिख लो, बहुत सारे काम होते हैं, रिसर्च करना, कभी गूगल करना आप। तो ये सब चीज़ें हैं और हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।